Hello to class 11th, and class 11th we are going to start with sustainable development, lesson number 9. Got it? Sustainable development. I told you earlier also what is sustainable development. Sustainable development, development that meets the needs of the present. Right? See, development that meets the needs of present time. ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट टाइम की नीड्स को भी मीट करता है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, विदाउट क्या, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, विदाउट compromising the ability and needs of future generation. Now see, अगर हम इस तरह से अभी डेवलप कर रहे हैं कि हमारी नीड्स तो पूरी हो ही, ठीक है, मतलब हम अपनी नीड्स को मीट करें, लेकिन साथ में आने वाले टाइम के जो आने वाले लोग हैं उनकी भी नीड्स का ध्यान रखें, इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. मतलब अगर हम आज सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है तो हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और ये नहीं सोच रहे कि फ्यूचर आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो एक क्या है, गलत तरीका का डेवलपमेंट है. लेकिन जब हम ऐसा डेवलपमेंट करते हैं कि अपने बारे में सोचते हुए, अपनी नीड्स के बारे में सोचते हुए आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचा के रखते हैं, पेट्रोल को बचा के रखेंगे, पेड़ों को बचा के रखेंगे, कोयला बचा के रखेंगे, आयरन मिनरल बचा के रखेंगे कि हाँ आने वाली जनरेशन को भी जरूरत पड़ेगी, आने वाली जनरेशन ने भी डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, राइट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट टाइम without compromising the ability of future generation to meet their own needs. हाँ, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. गॉट इट? तो ये तो हुई पहली बात. ओके, तो यहाँ पे वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग. अब क्या है कि नीड क्या है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नीड, हम नीड फॉर सस्टेनेबल अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम क्यों, क्या जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्यों बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम क्यों इतना डिस्कशन करते हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना है. तो उसकी नीड्स है. वी आर गोइंग टू डू 5 नीड्स, 4 इज गिवन, वी विल डू 4 नीड्स. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट आर कॉमन हेरिटेज. पहला जो है वो बोल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड natural resources and environment as common heritage, and environment as common heritage, right. वो बोल रहे हैं कि पहली बात क्यों जरूरत है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब पेड़ पौधे, पानी, जो भी हमें नेचर ने दिया है, जमीन वगैरह, हवा, सब कुछ, तो नेचुरल रिसोर्सेज और हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, ये सारे का सारा क्या कॉमन हेरिटेज है, मतलब ये सबके लिए है, किसी एक जनरेशन के लिए नहीं है. दिस इज फॉर एवरीवन. ये अभी जो लोग हैं उनके लिए भी है, जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी है. तो जो चीज भगवान ने सबके लिए दी है उसके लिए हमको आगे वाले भी लोग इस्तेमाल करें, उसके लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के बिना हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते. सो नेचुरल रिसोर्स जो हमको गॉड ने दिए हैं वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, वो कॉमन हेरिटेज है. कॉमन हेरिटेज मतलब वो सबके लिए है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं. दिस इंप्लाइज अ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. अगर हम इसको अभी बहुत ही स्पीड में इस्तेमाल करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो क्या हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए कम पड़ेंगे उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए. इसीलिए हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. तो पहला रीजन है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्यों बात करते हैं. तो फर्स्ट रीजन इज नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है. दूसरा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे अगर हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे
पेड़ को यूज करेंगे, पौधों को यूज करेंगे, हवा को यूज करेंगे, पेट्रोल को यूज करेंगे, जमीन को यूज करेंगे, तो क्या होगा? अगर बिना सोचे समझे इनको बहुत रफ्तार में यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम अपने डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, सारे देशों में रेस लग रही है, इसके लिए हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एंड वी आर जस्ट रनिंग थ्रू एंड वी जस्ट वांट टू अचीव डेवलपमेंट एंड वी आर यूजिंग देम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब वी आर नॉट थिंकिंग दैट रेकलेसली वी आर यूजिंग देम, वी आर नॉट थिंकिंग दैट इन व्हाट स्पीड वी आर यूजिंग देम एंड व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। इन सब का प्रभाव क्या पड़ने वाला हम ये हम सोच नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन रिसोर्सेज बहुत स्पीड में खत्म हो रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे हवा पानी सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब स्पीड में चल रहा है, तो इसीलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी पड़ती है। सो मेनी इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ हिस्ट्री ऑफ कॉजिंग रैपिड डिप्लीशन ऑफ स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देश की, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज क्या कर रही है, बहुत स्पीड में नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही है, खत्म कर रही है डेवलपमेंट के पीछे भागने के लिए। This shows that the present generation have pursued economic growth without giving due regards to long-term consequences। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट जनरेशन डेवलप कर रही है लेकिन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि आने वाले लोगों के लिए क्या होगा और आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। थर्ड, क्वालिटी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। यूज ऑफ natural resources at the cost of डेवलपमेंट। दूसरी बात है कि डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत स्पीड में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हम नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रदूषण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और रिसोर्सेज को खत्म किए जा रहे हैं। सिर्फ किसको ध्यान में रख रहे हैं, डेवलपमेंट को ध्यान में रख रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ हम एक तरफा सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, डेवलपमेंट, हम बाकी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसलिए बात करती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बेटर होगी जब क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और क्वालिटी एनवायरनमेंट कब अच्छा होगा, जब हवा साफ होगी, पानी साफ होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज कब होंगे, जब हम इनको बहुत स्पीड में ना इस्तेमाल करते हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डेवलपमेंट आज भी करेंगे और आने वाले लोगों के लिए भी डेवलपमेंट के मौके छोड़ेंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बेटर होती है जब क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छी होती है। तो दीज आर द 4 रीजन दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आई आल्सो टोल्ड यू व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is development that meets the needs of the current generation and it also thinks about the upcoming generation and also leave the opportunities for them to develop, right? Now the effect of economic development on resources and environment. Now we are going to read कि effect of development क्या है, ठीक है। हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम जो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका असर क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। और हमारे रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ रहा है। हम सब डेवलप कर रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही हैं, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सब कुछ बन रहा है, सड़कें हैं, कम्युनिकेशन है, एवरीथिंग इज जस्ट डेवलपमेंट इज इन इट्स पीक। लेकिन उसका असर एनवायरनमेंट में क्या है और रिसोर्सेज में क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। द फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत स्पीड में डिप्लीट हो रहे हैं। डिप्लीट मतलब खत्म हो रहे हैं। तो पहला असर ये है आपका। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। दूसरी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे वो है वाटर पोल्यूशन। आप जितना डेवलपमेंट करोगे, जितनी फैक्ट्रीज बनाओगे, जितना इंडस्ट्री बनाओगे, जितना डेवलप करोगे उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। थर्ड आपका क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। डेवलपमेंट के नाम पे दुनिया भर का धुआं निकलता है गाड़ियों से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, जो क्या है एयर पोल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट। फोर्थ इज
सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट। तो इस तरह का वेस्ट जो कि सॉलिड है और जो कि आपके लिए बहुत हैजार्डस है, हैजार्डस मतलब डेडली है, बहुत ही डेंजरस है। इसमें आपके आ सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल, आ सकते हैं मेटल, आ सकते हैं मेटल, ठीक है, प्लास्टिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आपको हो सकता है वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेली विच नीड सेफ इट बी इफेक्टिव डिस्पोजेबल, सिरिंजेस हैं आपके, और मेटल के टुकड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि केमिकल्स हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, बहुत ही डेंजर हो सकते हैं लोगों की हेल्थ के लिए और ज़मीन की प्रोडक्टिविटी के लिए भी। तो अपने जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि कितना सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, कितना हैजरस, हैजरस मतलब डेडली वेस्ट, डेंजरस वेस्ट, फैटल वेस्ट जो आपकी जान के लिए जान खतरा हो सकता है, इस तरह का वेस्ट भी निकल रहा है, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब आपको पता है सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का, टॉप सॉइल का उड़ जाना, बह जाना। तो जब हम पेड़ों को काटेंगे डेवलपमेंट के नाम पे, हम पेड़ काट रहे हैं कि ज़मीन चाहिए हमको, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगी, फैक्ट्रीज बनेगी, तो पेड़ उखड़ जा रहे हैं। जब पेड़ उखड़ जा रहे हैं तो पेड़ की रूट्स ने जो मिट्टी पकड़ के रखी थी वो अब लूज हो गई है और हवा से पानी से वो बहने लगती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग 6 पढ़ेंगे हम। 6 इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर नोट आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेगा तो वाटर लेवल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे क्या होगा, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच ट्रैप्स हीट, जो हीट को ट्रैप कर लेती है, और जब एक बार अर्थ में हीट ट्रैप हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाएगी, तो वो आपके ग्लेशियर्स को पिघलाना शुरू कर देगी, आपकी आइस कैप्स पिघलने शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग भी इज अनदर इफेक्ट है किसका, डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ रीजंस है जो कि डेवलपमेंट के नाम पे, कुछ रीजंस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहे हैं। तो हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपने करना है, अगर आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट करना है कि आने वाली जनरेशन को भी मौके मिले डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपने करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज डिप्लिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज, REPLENISHMENT ऑफ रिसोर्सेज। रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो डेवलपमेंट करने के लिए, उनको दोबारा से आप क्रिएट भी करो। मतलब अगर आप पेड़ काट रहे हो प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आप पेड़ भी उगाइए, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन हो रहा है तो उस पोल्यूशन को डिक्रीज भी कीजिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक तरफ से अगर आप कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरी तरफ से उसको खाली ना होने दो, उसको भरने भी दो। तो रिसोर्सेज शुड नॉट ओनली बी एक्सप्लॉइटेड बट शुड बी रिप्लेनिश्ड एज वेल। देयरफॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट एट व्हिच दे आर रिन्यूड। तो कोई भी रिसोर्स को इतने स्पीड में ही खर्च करना चाहिए कि जितने स्पीड में आप उसे क्रिएट भी कर सको। दूसरा, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स अक्रॉस जनरेशन, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे, तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगर हम बस ये सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट तो हमने अभी करना है और यही टाइम है डेवलपमेंट करने का और अपने लिए ही अपने ऊपर ही सारे के सारे हम रिसोर्सेज खत्म कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोडक्शन। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब जब हम
डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पोल्यूशन को मिनिमम रखें, ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल करें या ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो कि क्या करें आपके डेवलपमेंट को में आपका पोल्यूशन का भी ध्यान रखें कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़े ना। ठीक है, 5 करेंगे, वी कैन गो फॉर एनी 5। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दे आर सेइंग, हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये है कि इस तरह की फार्मिंग की जाए कि उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना हो, और अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना हो, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है या जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो मेंटेन रहेगी। व्हेन वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स तो हम करके आ रहे हैं, वी आर पुटिंग केमिकल इन द लैंड। जो केमिकल डालते हैं हम लैंड में तो क्या होता है, लैंड की क्वालिटी घट जाती है, और वो जो केमिकल होता है वो आपके फूड में भी आना शुरू हो जाता है, क्रॉप्स में आना शुरू हो जाता है, जो कि हम इसे इनटेक करते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किस तरह कर सकते हैं, हम जो गाय का गोबर है या जानवरों का जो गोबर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एज अ मैन्योर। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने यहाँ पे यूज नहीं करने हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड is what is very very dangerous for the land, so we can go for what, natural manure। ठीक है, हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज कर सकते हैं और नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज योर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं वो, नहीं, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। फोर्थ, फिफ्थ, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, पब्लिक अवेयरनेस मतलब देयर इज अर्जेंट नीड फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए, उनको नॉलेज डालना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या और हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पब्लिक से क्या मतलब है, पब्लिक कैसे समझ में आएगा, तो पब्लिक भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स तो सभी यूज करते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्लास्टिक बैग भी एक बहुत मेजर रीजन है कि हमारा एनवायरनमेंट को क्यों खतरा है और आने वाली जनरेशन को क्यों खतरा है। सो अगर हम लोगों में ये नॉलेज फैलाएं कि प्लास्टिक बैग का यूज इज वेरी वेरी डेंजरस या उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, लोग जब अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, अवेयरनेस मतलब जागरूक होंगे, तो उनको पता चलेगा, तो वो इस चीज़ को स्टॉप करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत हो सकती है। तो आई टोल्ड यू, बुक में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आप यू गोइंग टू लर्न एंड राइट ओनली अप टू 5 पॉइंट्स। हम सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखेंगे इसमें। गॉट इट? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोल रहे हैं, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड मेट्रो शुड बी डेवलप्ड, दिस विल कट द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, एक और कर लेते हैं, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो एक बार में बहुत सारे लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, जैसे कि बसेस हो गई, ट्रेन हो गई। तो सब लोग अपने पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल यूज होगा, ज़्यादा धुआं होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, राइट। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेट्रो हो गई, ट्रेन हो गई, बसेस हो गई, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लोग प्राइवेट व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, एक बड़ी गाड़ी में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। उससे क्या होगा, जो आपके पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह की चीज़ें एयर पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेंगे, नॉइज पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की क्या होगी, बचत भी होगी, और आने वाली जनरेशन के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ दिस ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है। और एक छोटा सा टॉपिक है आपके उसमें, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया है, उसमें बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन ने 30 नवंबर को टू 12 दिसंबर 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई। अब पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में जब बात हुई तो इसमें वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स था, वर्ल्ड की जो अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ने की स्पीड थी, और वर्ल्ड में जितना भी पोल्यूशन हो रहा था उसके बारे में डिस्कशन किया गया। ठीक है, और उसमें ये एग्रीमेंट किया गया कि
द पेरिस एग्रीमेंट हैज गिवन अ न्यू होप एंड डायरेक्शन कि लोग कम से कम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पोल्यूशन ना बढ़े। तो उसमें इस तरह की कई डील की गई यहाँ पे कि 100 बिलियन आपका यूएस डॉलर्स खर्च किए गए ताकि ग्रीन हाउस जो गैसेस इमिट हो रही है वर्ल्ड ओवर उनको कंट्रोल किया जा सके। तो आज की डेट में पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वर्क कर रहा है कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रही है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट के बारे में ही है, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें अराउंड 190 द पेरिस एग्रीमेंट इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट है ऑन द रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हिच वाज साइंड बाय 196 पार्टिसिपेंट। तो इसमें कितनी पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 196 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड हियर द कंसर्न इज अबाउट दे टॉक अबाउट इसके बारे में बात होती है या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होती है। आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबली क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट्स हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्ल्ड में ऑल ओवर हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सल क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिसके की एलिमेंट पेरिस एग्रीमेंट इज टू सेट अ गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो यहाँ पे टेम्परेचर को नीचे लाने की बात की गई जिसमें वर्ल्ड ओवर फंड्स जमा किए गए, पैसे जमा किए गए और 100 बिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पे पूरी कंट्रीज में लगाए जा रहे हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये अपने आप में पेरिस एक नया होप है, पेरिस एग्रीमेंट एक नई होप है जिसमें सब सारी कंट्रीज का कोऑपरेशन विल बी ऑफ ग्रेट मैटर और ये किया जाएगा कि अपनी प्लैनेट को क्या किया जाएगा, हेल्दी बनाया जाएगा और आने वाली जनरेशन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट की फाउंडेशन रखी जाएगी। तो यू कैन go through Paris Climate Control Conference also, in which the member countries are 196 and it was held in Paris 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो this is all about sustainable development and I'll be sending you soon the notes of lesson number 8 and 9. Till then, take care of yourself, stay at home and stay healthy.